नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों कि हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे, सीधा हम लोग पॉइंट पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य के जितने भी कवि हैं, कवि का परिचय और उनसे संबंधित सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहला प्रश्न है, वाल्मीकि किस वंश के माने गए हैं? तो वाल्मीकि जो है कि भृगु वंश के माने गए हैं। संस्कृते आर्ष कवि रूपेण प्रतिष्ठितः अस्ति। संस्कृत में आर्ष कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं कौन है? तो वाल्मीकि हैं, यानी कि दूसरा का ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा में आइए, कह श्लोकत्वमागतः उक्ति किससे संबद्ध है? दूसरा, या को नामासौ कविर्यस्य श्लोक को शोकः श्लोकत्वमागतः। कह श्लोकत्वमागतः उक्ति किससे संबद्ध है? को नामासो कविर्यस्य शोकः श्लोकत्वमागतः, यानी क्या इसका भी उत्तर हो जाएगा मित्रों वाल्मीकि। का श्लोकत्वमागतः उक्ति ये वाल्मीकि से संबंधित है। महर्षि व्यास का दूसरा नाम क्या था? तो महर्षि व्यास का दूसरा नाम था कृष्णद्वैपायन। ठीक है, महर्षि व्यास का दूसरा नाम क्या था मित्रों? तो कृष्णद्वैपायन था। महर्षि वेदव्यासस्य पुत्रस्य नाम आसीत्। महर्षि वेदव्यास के पुत्र का नाम क्या था? तो महर्षि वेदव्यास के पुत्र का नाम था सुखदेव। छठा में, ये कृष्णद्वैपायन के शिष्यों में कौन नहीं है? पैल, वैशंपायन और जैमिनी, ये तो इनके शिष्य थे मित्रों। आरुणि उनके शिष्य नहीं थे। कृष्णद्वैपायन के शिष्य कौन नहीं थे? आरुणि। इनका छठा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सतमा में, ये बादरायण कह। बादरायण कौन है? तो बादरायण कौन है सभी जानते हैं मित्रों, व्यास हैं। महर्षि बादरायण कृष्णद्वैपायन वेदव्यास उनका पूरा नाम था। कह सत्यवती श्रुतः। सत्यवती के पुत्र कौन हैं? पराशरः, शुकः, व्यासः, शांतनु। तो सत्यवती के पुत्र हैं व्यास, सभी जानते हैं मित्रों। अब देखिए नौमा में, ये भासस्य राम कथाश्रिता नाम नाटका नाम संख्या अस्ति। भास की राम कथा पर आश्रित नाटकों की संख्या कितनी है? 3, 2, 5, 4। तो भास के राम कथा पर आश्रित नाटकों की संख्या है 2। ठीक है, और महाकवि भास के जो है कि टोटल 13 नाटकों में 13 क्या कहते हैं नाटक में 2 हो गया आपको रामायण पर आधारित और 7 जो है महाभारत पर आधारित है। कर अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कालक्रम में प्रथम है? भास, भवभूति, कालिदास, शूद्रक। तो सबसे पहले जो है कि वो भास आते हैं, फिर कालिदास आते हैं, यानी क्या 10वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भास। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो कालिदास से पूर्ववर्ती जो हैं भास हैं। भास सबसे पहले कवि माने जाते हैं। महाकवि मतलब इनमें से सबसे पहले भास हैं। महाकवि भास परिणतानि रिक्त स्थान रूपकानानि सन्ति। तो हम लोग जानते हैं मित्रों महाकवि भास के 13 रूपक हैं, इनके 13 नाटक हैं। 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 में, ये का रचना भासस्य नास्ति। कौन सी रचना भास की नहीं है? स्वप्नवासव दत्तम, चारुदत्तम, उरुभंगम है उनकी रचना। मृच्छकटिकम उनकी रचना नहीं है, क्योंकि मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। 14 में, ये भासस्य महाभारत आधारित नाटकानां संख्या वर्तते। भास का महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या कितनी है? सप्त, नव, अष्ट, त्रयोदश। तो हम लोग जानते हैं मित्रों 13 तो उनके टोटल हैं और 7 जो है महाभारत पर आधारित हैं। 15 में, ये कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इत्युच्यते। किस नाटक में प्रस्तावना स्थापना कहलाती है? तो भास के रूपक में, महाकवि भास के जो नाटक हैं उसमें प्रस्तावना को स्थापना भी कहा जाता है। नाटक चक्रम कस्य प्रसिद्धम। तो नाटक चक्रम कस्य प्रसिद्धम हम लोग जानते हैं मित्रों भास का नाटक चक्र जो है प्रसिद्ध है। तो 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाटक चक्रम भासस्य प्रसिद्धम। 17 में आइए, भासस्य रामायणाधृतम नाटकमस्ति। भास के रामायण पर आधारित नाटक हैं तो वो प्रतिमा नाटक है, क्योंकि स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण और कर्णभार ये रामायण पर आधारित नहीं है मित्रों। 18 में, ये संस्कृत साहित्य कविता कामिन्याहासः कः कथ्यते। तो संस्कृत साहित्य कविता कामिन्याहासः कालिदासः कथ्यते। 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
19वां ये कालिदास कृत काव्यानाम संजीवनी टीका कृतास्ति। तो कालिदास के द्वारा रचित काव्यों की जो है संजीवनी टीका ये मल्लीनाथ ने की है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन ये सही हो जाए। 20 नंबर प्रश्न में आइए मित्रों, कह रहा कि कवि कुलगुरु कवि कुलगुरु कौन कहलाते हैं? तो कवि कुलगुरु कालिदास कहलाते हैं। इनका 20 का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। कवि कुलगुरु कालिदास। 21 में आइए, कालिदास किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कालिदास जो है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही आश्रित कवि थे। इनके 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 में ये कालिदास केनोपाधिना विभूषित, कालिदास किस उपाधि से विभूषित किए जाते हैं? या दूसरा इसी को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, महाकवि कालिदास्योपाधि अस्ति। महाकवि कालिदास की उपाधि क्या है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, दीपशिखा की उन्हें उपाधि दी गई है। 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालिदास दीपशिखा उपाधिना विभूषितः। 23 में ये वैदर्भी रीति संदर्भे रिक्त स्थान है विशिष्यते। तो वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास विशिष्यते, कालिदास की विशेषता है वैदर्भी रीति में। 24 में ये कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र चरित्र किस भाषा में बोलते हैं? तो कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र जो हैं वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। ठीक है मित्रों, 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं, और जितने भी राजा महाराजा या मान लीजिए कोई ब्राह्मण हैं तो वो सब संस्कृत भाषा में बोलते हैं। क यह रिक्त स्थान न रमते। ठीक है, क यह न रमते, तो यहाँ हो जाएगा रघुकारे न रमते। क यह रघुकारे न रमते। महाकवि कालिदासस्य कति नाटकानि सन्ति। कालिदास के कितने नाटक हैं? तो कालिदास के 3 नाटक हैं। त्रीणि नाटकानि सन्ति। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कथा साहित्यकार नहीं हैं। कथा साहित्यकार इनमें से कौन नहीं है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, विष्णु शर्मा भी कथा साहित्यकार हैं, नारायण पंडित भी हैं, सोमदेव भी हैं, कालिदास नहीं हैं। ठीक है, 28 में ये कवि कालिदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कवि कालिदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए मित्रों, कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया, ये तो सही है। वे कश्मीर के निवासी थे, ये कथन असत्य है। और ऑप्शन देख लीजिए, कवि कालिदास का उज्जैन के प्रति विशेष आग्रह था, ये भी सही है। और वे शिव की उपासना करते थे, ये भी सही। अर्थात इसका आंसर सही हो जाएगा, वे कश्मीर के निवासी थे, ये कथन असत्य है। ठीक है मित्रों, आगे आइए 29 में, संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम। संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम, तो कालिदासेन समारब्धम। 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 में ये लघुत्रयीति संज्ञया प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि। कौन है इस लघुत्रयी के प्रणेता? तो कालिदास हैं। 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 में ये सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तिः इति कस्य उक्ति। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तिः इति कस्य उक्ति, तो ये कालिदास की उक्ति है, तो कालिदासस्य हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 में आइए, सरस्वती श्रुत महतां महीयताम् इति केन उक्तम। सरस्वती श्रुत महतां महीयताम् कालिदासेन उक्तम, इनका 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 में आइए, आपरितोषाद विद्युषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानमिति वाक्यम वर्तते। तो 33 का ऑप्शन जो है कि हाँ, ये भी कालिदास की ही उक्ति है। ठीक है, आपरितोषाद विद्युषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तो ये 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिदासस्य। 34 में आइए, अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम इति वाक्य से कर्ता वर्तते। तो इस वाक्य की कर्ता कौन है? तो इस वाक्य के भी कर्ता कालिदास हैं। अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम, तो इसकी वाक्य के कर्ता कौन है मित्रों? कालिदास हैं, यानी कि 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 में ये न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तरलात, यह सूक्ति किसकी जिसकी है वह है, यानी कि न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तरलात, यह भी कालिदास की ही उक्ति है मित्रों। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न मित्रों, अर्थो ही कन्या पर की एवं इति वाक्य से कर्ता वर्तते। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है मित्रों, चौथे अंक का यह अंतिम श्लोक है। अर्थो ही कन्या पर की एवं तामदे संप्रेष्य परिग्रहितु, यानी क्या ये 36 का है, यानी कि इसके भी कथन कर्ता कौन है? कालिदास हैं। 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थो ही कन्या पर की एवं, इस वाक्य के कर्ता कौन है? तो कालिदास हैं। 37 में केनोक्तम न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, तो इसकी केनोक्तम, तो कालिदासेन उक्तम। 37 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कालिदासेन उक्तम न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते।
38वां ये नाद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारा इति कस्य कवेः नाटकानां प्रारंभे विद्यते। तो नाद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारः, इसके नाटक के प्रारंभ में जो है कि ये हो जाएगा भासस्य। क्या हो जाएगा मित्रों? ठीक है मित्रों, तो हो जाएगा भासस्य। नाद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारा इति कस्य कवेः नाटकानां प्रारंभे विद्यते, तो भासस्य हो जाएगा। आगे आइए 39 नंबर में, पुराणमित्येव न साधु सर्वम, इस उक्ति के रचयिता कौन है? पुराणमित्येव न साधु सर्वम, हाँ, इसके रचयिता कालिदास हैं। 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 में कालिदास की रचना रघुवंशम है। रघुवंशम तो एक महाकाव्य है मित्रों, तो यानी कि 40 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 में ये कवेः अश्वघोषस्य मातुः नाम आसीत्, कवि अश्वघोष की माता का नाम था स्वर्णाक्षी। स्वर्णाक्षी यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वर्णाक्षी। 42 में ये सौंदर्यनंद किसकी रचना है? सौंदर्यनंद किसकी रचना है? तो सौंदर्यनंद जो है कि अश्वघोष की रचना है। 42 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 में ये अश्वघोषः कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत, अश्वघोष ने किस धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा था? तो अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा था, यानी कि 43 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 में ये अश्वघोष के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अश्वघोष के ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए में पाली, प्राकृत, हाँ यहाँ है मित्रों संस्कृत, यानी कि आप 44 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 में ये अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो है कि अशोक, नागार्जुन, हर्षणी, कनिष्क का समकालीन था मित्रों। कनिष्क इसको यहाँ से ले गया था, पाटलिपुत्रा से ले गया था, उसको जीत करके ले गया था। तो अश्वघोष जो है कि कनिष्क के ही दरबार का कवि भी था। तो 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 में ये भारवी थे, तो भारवी जो है कि दक्षिणात्य थे। ठीक है, तो भारवी कौन थे? दक्षिणात्य थे, इनके 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 में ये भारवी के आश्रयदाता थे। भारवी के आश्रयदाता कौन थे मित्रों? तो पुलकेशिन का भाई, पुलकेशिन का जो भाई था वो भारवी के आश्रयदाता थे, यानी कि 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48 में ये भारवी कस्य उपासक आसित, भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी जो भगवान शिव के उपासक थे, तभी तो किरातार्जुनीय उन्होंने लिखा था, किरात अर्थात भगवान शिव। 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 में ये महाकवि भारवी प्रसिद्ध, महाकवि भारवी किसमें प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरवात। ठीक है, महाकवि भारवी किसमें प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव से प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवेर अर्थ गौरवम। इनको 49 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 में नारिकेल फल सम्मितम वचः किस कवि के बारे में कहा गया है? नारिकेल फल सम्मितम वचः किस कवि के बारे में कहा गया? तो ये भारवी के विषय में कहा गया है। क्या 50 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 में आइए भारवी शब्द का अर्थ है। भारवी शब्द का अर्थ क्या है? एक बात जान लीजिए मित्रों, ये जितना भी प्रश्न है सभी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। भारवी शब्द का अर्थ है सूर्य की कांति। ठीक है, भारवी शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य की कांति, यानी क्या हो गया? भा रवि। तो 51 का हो जाएगा सी। भारवी कस्य सभा पंडित आसित, भारवी किस सभा के पंडित थे? तो चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन महोदय के वो सभा पंडित थे। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे विष्णुवर्धन महोदय। इनके 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 में आइए, 53 में देखिए मित्रों क्या कहा? अर्थ गौरव का अर्थ है। अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? तो अर्थ गौरव का अर्थ है थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, इनका 53 का सी सही हो जाएगा। 54 में आइए, भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है। भारवी के काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है? विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग, प्राचीन मार्ग, अन्योक्ति मार्ग। तो भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, भारवी के काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है मित्रों? तो विचित्र मार्ग, यानी कि 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 में आइए, महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो सीधी बात है, विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो भारवी हैं। 56 में आइए, संस्कृत महाकाव्यकारेषु आतपत्र विरुदेन कह भूषितः। तो आतपत्र कहा गया है भारवी को, यानी कि 56 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संस्कृत महाकाव्यकारेषु आतपत्र किसको कहा गया है? तो भारवी। 57 में आइए, कस्य कवेः वैशिष्ट्यम पद लालित्यम, किस कवि की विशिष्टता है? पद लालित्य। तो दंडिनः पद लालित्यम, इनके 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 में आइए, संस्कृतम नाम दैवीवाक, संस्कृत जो है कि दैवीवाक, इस सूक्ति के लेखक कौन है? तो इस सूक्ति के लेखक हैं मित्रों क्या कहते हैं? दंडी हैं। ठीक है, दंडी हैं। संस्कृतम नाम दैवीवाक, दंडी कवि इनके लेखक, मतलब कि इस सूक्ति के लेखक हैं। 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59 में आइए, दंडिनो मतेन सरस्वती कीदृशी, तो सरस्वती सर्व शुक्ला
सरस्वती कैसी थी? सर्वशुक्ला है। ये 10वीं कक्षा के संस्कृत में भी है। नहीं, नीलोत्पल दल श्यामाम वृथे नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। तो सरस्वती कीदृशी अस्ति? तो सर्वशुक्ला अस्ति। 59 का डी हो जाएगा। 60 में आइए, भर्तृहरि रचितम वाक्यपदीयम संबद्धम अस्ति। भर्तृहरि के द्वारा रचित वाक्यपदीयम किससे संबंधित है? तो वो व्याकरण दर्शन से संबंधित है। ठीक है, वाक्यपदीयम किससे संबंधित है मित्रों? व्याकरण दर्शन, यानी कि 60 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 में आइए, मूर्खस्य नास्त्यौषधम इति नीते कवि अस्ति। तो मूर्खस्य नास्त्यौषधम, इसके तो लेखक हैं भर्तृहरि। 61 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 62 में ये भर्तृहरे गुहा अस्ति। भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? तो पुष्कर समीपे, पुष्कर के समीप है। ठीक है, पुष्कर के समीप है भर्तृहरि की गुफा। 63 में आइए, भर्तृहरिणा एतेषु किं न रचितम। भर्तृहरि ने इसमें से क्या नहीं रचा है? तो भर्तृहरि ने नीति शतक रचा है, वाक्यपदीयम भी रचा है, श्रृंगार शतक भी रचा, शिव शतक की रचना उन्होंने नहीं की है। 63 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 में आइए, क्या करा? मेघे माघे मेघे गतम वयः कस्मिन् कवेः उक्तिरस्ति। ठीक है, तो मेघे माघे गतम वयः, ये जो मल्लीनाथ ने लिखा है, यानी कि 64 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेघे माघे गतम वयः मल्लीनाथ के द्वारा रचित है। 65 में आइए, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा किसको कहा गया है? तो माघ को कहा गया है। 65 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घंटा माघ। 66 के क्या करा? नवसर्ग गते माघे नवशब्दो न विद्यते। नवसर्ग गते माघे नवशब्दो न विद्यते उक्ति है किसके विषय में है? तो माघ के विषय में है, यानी कि 66 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 में आइए मित्रों, क्या कर? तावद भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः। ठीक है, तावद भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः, यानी कि 67 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 में आइए, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, 68 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 69 में आइए, करा काव्येषु माघ इत्युक्त्वा किं काव्यम प्रसिद्धम। तो काव्येषु माघ, तो ये सभी जानते हैं मित्रों कि काव्येषु माघ शिशुपाल वधम होगा। नहीं, काव्येषु माघ, माघ की रचना शिशुपाल वध है, सभी जान रहे हैं। तो 69 का बी हो जाएगा मित्रों। 70 में ये बाण भट्टस्य विषयवाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखकः। बाण भट्टस्य विषयवाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखकः आसीत्। तो इसके लेखक हैं चंद्रदेवः। वाणी बाणो बभूव जो है कि किसने कहा था मित्रों? नहीं, ये तो शायद गोवर्धनाचार्य ने कहा था। ठीक है, वाणी बाणो बभू, ये गोवर्धनाचार्य ने कहा था। ठीक है मित्रों, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आंसर करिएगा। इसका उत्तर करके मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वाणी बाणो बभूवेति, जो है कि शायद गोवर्धनाचार्य ने ही कहा था। तो आगे देखिए मित्रों, 71वां प्रश्न करा, गद्यकार बाण भट्ट का स्थिति काल क्या है? तो बाण भट्ट का समय जो है कि वो 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी ईस्वी। तो बाण भट्ट का स्थिति काल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जरूर ये सब आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। 72 में आइए, बाण भट्टस्य पूर्वजः आसीत्। बाण भट्ट के पूर्वज कौन थे? तो बाण भट्ट के पूर्वज वत्स थे, इनका 72 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 73 में ये कह रहा है कि महाकवि बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो महाकवि बाण भट्ट के गुरु का नाम था, हाँ, भत्सु था ना। ठीक है, महाकवि बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो भत्सु नाम था। मोखरी, सदानंद और वात्स्यायन नाम नहीं था। 74 में बाण के पितामह हैं। बाण भट्ट के पितामह यानी कि दादाजी का नाम अर्थपति था। ठीक है, बाण भट्ट के पितामह दादाजी का नाम क्या था? अर्थपति, यानी कि 74 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75 में आइए, बाण भट्टस्य जन्म ग्रामः कस्य नदस्योत्तरे तीरे अवस्थितः। यानी कि बाण भट्ट के जन्म का जन्म है किस का जो गांव, जन्म ग्राम माना कि जन्म का गांव
किस नदी के उत्तर में, किस नदी के उत्तर किनारे पर अवस्थित है? तो सोन नदी के, यानी क्या 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाणभट्ट का जो ग्राम है, गांव है, वह किस नदी के किनारे है? तो सोन नदी के किनारे है। 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76 में आइए, कवि बाण निवासी थे, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र के निवासी थे। 76 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 में आइए, बाणभट्टस्य आश्रयदाता कः आसीत्? बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो बाणभट्ट जो है कि हम लोग जानते हैं मित्रों, हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन पर ही हर्षचरितम की रचना की है। 78 में आइए, साहित्य जगत का किसको उच्छिष्ट कहा जाता है? ये दूसरा, उसी को दूसरे तरह से भी पूछा गया है कि सर्वम जगत कस्य कवेः उच्छिष्टम निगदितम? संपूर्ण संसार किस कवि को उच्छिष्ट कहते हैं? इनके हम लोग जानते हैं मित्रों, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो यानी क्या बाणभट्ट हो जाएगा। 78 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 79 में आइए, गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या। गद्य काव्य में बाणभट्ट ने जो है कि मेरे ख्याल से दो रचनाएं लिखी हैं। आप लोग इस पर कमेंट करके हमको मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ। 79 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाणभट्ट ने दो रचनाएं रची हैं गद्य काव्य में। 80 में ये, बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो बाणभट्ट ने किस काव्य में किस रीति में अपने, तो पांचाली रीति में की है। ठीक है मित्रों, बाणभट्ट ने अपनी रचना जो है कि पांचाली रीति में सारी रचनाएं की हैं। 81 में, हर्षचरितानुसार बाणभट्टस्य गोत्रम किम? हर्षचरित के अनुसार बाणभट्ट का गोत्र क्या है? तो बाणभट्ट का गोत्र जो है वात्स्यायन है। ठीक है, तो 81 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट का गोत्र क्या था? तो वात्स्यायन था। 82 में ये कह रहा, बानस्तु पंचानन, बानस्तु रिक्त स्थान है तो क्या जाएगा? पंचानन। अब कह रहा है कि बानस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है? तो बानस्तु पंचानन सूक्ति जो है चंद्रदेव ने कही है। ठीक है, बानस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने, यानी कि 83 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 में ये, पंच बानस्तु बान, देखिए दो उक्ति है बाणभट्ट के लिए। बानस्तु पंचानन ये चंद्रदेव ने कही है। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा, बानस्तु पंचानन चंद्रदेव ने कही है, लेकिन पंच बानस्तु बानः जो ये जयदेव ने कहा है, यानी कि 84 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 85 में ये, बाणः कवीनाम यह चक्रवर्ती इत्युक्तम, बाणः कवीनाम यह चक्रवर्ती, ये किसने कहा है? तो सोढल ने कहा है, सोढलेन हो जाएगा। 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 86 में ये, 86 में कह रहा है कि एनम कविनाम यह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपक्षितः, इति विपश्चितः, एनम कविनाम यह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चितः, ये भी हो जाएगा बाणः। ठीक है, क्या जाएगा? बाणः। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है, रुचिर स्वर वर्ण प्रदा रस भाववती जगन मनोहरती किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो ये भी बाणभट्ट के लिए ही कहा गया, यानी कि 87 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहे, कालिदासस्योपमेव, कालिदास की उपमा के समान ही बाणभट्टस्य को अलंकारो प्रियः, बाणभट्ट का कौन सा अलंकार प्रिय है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट को कौन सा अलंकार प्रिय था? जैसे कि कालिदास को उपमा प्रिय था, कालिदास के लिए कौन सा अलंकार प्रिय था? तो उपमा अलंकार प्रिय था। तो बाणभट्ट को कौन सा अलंकार प्रिय था? तो बाणभट्ट को उत्प्रेक्षा अलंकार प्रिय था। ठीक है, 89 में ये, हर्ष के विषय में उल्लेख किससे प्राप्त होता है? कलहन से, बाण से, कालिदास से, भाष्य से। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि हर्ष के विषय में बाण से मिलता है। बाणभट्ट ने हर्षचरितम की रचना की है। 90 में ये, भवभूति का मूल नाम क्या था? ठीक है, भवभूति का मूल नाम था मित्रों श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ नाम था। 91 में ये, भवभूति का स्थिति काल क्या है? तो भवभूति का स्थिति काल 7वीं शताब्दी, यानी कि सप्तम शताब्दी। 91 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 92 में ये, संस्कृत साहित्य श्रीकंठ इत्युपाधिना विभूषितोऽयं कवि, संस्कृत साहित्य में श्रीकंठ उपाधि से विभूषित कवि कौन है? तो वो है कौन मित्रों? तो श्रीकंठ किसको कहा गया है? श्रीकंठ जो है कि भवभूति को कहा गया है। ठीक है मित्रों, श्रीकंठ किसको कहा गया है? भवभूति को, यानी कि 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रीकंठ भवभूति। 93 में आइए, भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो भवभूति जो थे वो यशो वर्मा के आश्रित कवि थे। ठीक है,
भवभूति किसके कवि थे? जैसे कालिदास विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे, ठीक है। बाणभट्ट इसके हर्षवर्धन के कवि थे, हर्षवर्धन के राज्य के आश्रित कवि थे, ठीक है। तो आगे आइए 94 में महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? तो महाकवि भवभूति की मित्रों 3 रचनाएं हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 94 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 95 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? ठीक है, प्रतिमा नाटक भी है, उत्तर रामचरितम भी है, मालती माधवम भी है। नहीं, भवभूति की रचना प्रतिमा नाटक तो भास की रचना है, ठीक है। उत्तर रामचरितम इनकी रचना है, मालती माधवम भी इन्हीं की रचना, महावीर चरितम भी इनकी रचना है, प्रतिमा नाटकम नहीं है। इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भवभूति की रचना नहीं है तो हो जाएगा प्रतिमा नाटकम। 96 में आइए, भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में मिलता है? तो भवभूति का उत्कर्ष जो है उत्तर रामचरितम में मिलता है, इनके 96 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 97 में आइए, जतुकर्णी पुत्रः भवति, तो जतुकर्णी पुत्रः भवति भवभूति ही, इनका 97 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 98 में आइए, भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है। भवभूति ने प्रकृति के वर्णन में गौड़ी रीति का भी आश्रय लिया है और वैदर्भी रीति का भी आश्रय लिया है, ठीक है। तो 98 का ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इनका डी गौड़ी और वैदर्भी दोनों में, इनका 98 का डी हो जाएगा। भवभूति ने गौड़ी रीति का भी प्रयोग किया है और वैदर्भी रीति का भी प्रयोग किया है मित्रों। 99 में आइए, एको रसः करुणः एव इति कस्य मतम, करुण रस का प्रयोग भवभूति ने ही किया है उत्तर रामचरितम में, 99 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100 में आइए, रिक्त स्थान है भवभूतिर्विशिष्यते, तो क्या आ जाएगा? उत्तर रामचरितम भवभूतिर्विशिष्यते। 100 में आइए, कह रहा भवभूति महाकवेरिमा निरर्गल तरंगिनी इति वदन्ति, तो भवभूति महाकवेरिमा निरर्गल तरंगिनी इति वदन्ति, शिखरणी छंद में इन्होंने भवभूति ने जो है कि अपना सबकी रचना की है, तो शिखरणी हो जाएगा। 101 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 में आइए, उत्तर रामचरिते कवि कोयम विशिष्यते, तो उत्तर रामचरितम के लिए कौन से कवि की जो है कि विख्यात है? भवभूति हैं। 103 में आइए, उत्तर रामचरितस्य रचनाकारः कः, उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? तो भवभूति हैं। 104 में आइए, श्रीकंठ पद लांछनः पदवाक्य प्रमाण तत्वज्ञः, ऑप्शन देखिए मित्रों, भासेन भवभूतिना श्रीहर्षेन अश्वघोषेन, तो हो जाएगा भवभूतिना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। 105 में आइए, इनके पिता का नाम श्री नीलकंठ, माता जतुकर्णी व गुरु ज्ञान निधि। हम किस कवि की बात कर रहे हैं? तो भवभूति की बात कर रहे हैं। भवभूति के पिता का नाम श्री नीलकंठ था, माता का नाम जतुकर्णी था और गुरु ज्ञान निधि थे, ठीक है। 106 में आइए, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर थी मित्रों। बाद में ही उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर लिया था। आगे प्रश्न में भी आइए, 107 में कह रहा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी मित्रों? तो कन्नौज कर ली थी। 107 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 108 में आइए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। 108 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 109 में आइए, हर्ष किस वंश के थे? तो हर्ष जो है कि ये पुष्यभूति वंश के थे, ठीक है। हर्ष किस वंश के थे? पुष्यभूति राजवंश के थे। 109 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 110 में आइए, श्री हर्षस्य भ्राता कः, श्री हर्ष के भ्राता कौन थे? ठीक है, तो श्री हर्ष के भ्राता थे राजवर्धन। 110 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 111 में आइए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम हम लोग जानते हैं मित्रों, विष्णुगुप्त था। इनके 111 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 में आइए, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। 112 में आइए, सुबंधु अग्रणी कवि अस्ति, सुबंधु किस रचना में अग्रणी कवि थे? ठीक है, सुबंधु जो है हम लोग जानते हैं मित्रों, सुबंधु जो है श्लेष रचना में अग्रणी कवि थे। यानी कि 112 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 113 में आइए, कालानुसारी क्रम, काल के अनुसार से क्रम कौन सा हम लोग जानते हैं मित्रों? सबसे पहले भास हैं, फिर कालिदास हैं, फिर बाणभट्ट हैं, उसके बाद भवभूति हैं। सभी जानते हैं मित्रों, सबसे पहले इनमें से सबसे पहले कवि भास, फिर कालिदास, फिर बाणभट्ट, फिर भवभूति। इनका 113 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 114 में आइए, निम्न में पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम क्या है?
तो पूर्व से पर की ओर जो है कि सबसे पहले माघ है। नहीं, माघ, इसमें माघ की तो बात नहीं है, इसमें माघ तो है, कालिदास होगा पहले। ठीक है, पहले कालिदास होगा, फिर भारवी होगा, फिर माघ होगा। 114 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कालिदास, भारवी और माघ। 115 में आइए, अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचुनुत। देखिए, घंटा, घंटा की उपाधि किसको दी है? तो माघ को दी गई है। दीप शिखा की उपाधि किसको दी गई मित्रों? तो कालिदास को दी गई है। दीप शिखा कालिदास। विद्वदौषधम किसको कहा गया? नैषधीय चरित को कहा गया है। गौ का एक हो जाएगा। हासः भासः, हासः भासः। तो मिला लीजिए, घंटा माघ, इनका क का 4, दीप शिखा कालिदास, ख का 2, इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 115 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अविद्वदौषधम, नैषधम, गौ का 1, हासा भासा, घ का 3, ए हो जाएगा सही। गौतम बुद्धस्य मातुः नाम की मातुः नाम की, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम लोग मित्रों जानते हैं, महामाया था। इनका 116 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 117 में आइए, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे मित्रों? हम लोग जानते हैं कि अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है मित्रों। यह सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।